पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले पढ़ेंगे एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट के बारे में। कुछ आया गया राजस्थान की कुछ डिस्ट्रिक्ट को ऐड किया गया, क्या वो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट क्या होती है, ठीक है। फिर पूरी हम पढ़ेंगे इसके बारे में, क्या चैलेंजेस हैं, क्या स्टेप में हमें वर्क करना चाहिए, क्या उसके चैलेंजेस हैं, ठीक है ना, क्या उसके चैलेंजेस हैं, तो सब हम उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस के बारे में। न्यूज़ आई है जीएस पॉइंट सेकंड का, जीएस सेकंड का ये मेंस के आंसर राइटिंग के लिए, प्री के लिए भी कुछ पॉइंट इंपॉर्टेंट है, तो उसके बारे में पूरा हम पढ़ेंगे, ठीक है ना। मी टू कंपेज स्टार्ट हुई थी, एक्टर और फॉर्मल मिनिस्टर ऑफ अपना एक्सटर्नल अफेयर, उनको भी इनके इसके अंदर चार्ज किया गया था। मी टू जो कंपेज चलती ट्विटर पर, फेसबुक, सोशल मीडिया पे। फिर हम पढ़ेंगे प्रोडक्टिव आपके लिंकेज इंसेंटिव स्कीम के बारे में। फिर मिशन कोविड सुरक्षा के बारे में पढ़ेंगे हम। और फिर पढ़ेंगे वन नेशन वन राशन कार्ड के बारे में पढ़ेंगे, वन नेशन वन राशन कार्ड। और लास्ट में हम क्या पढ़ेंगे, लास्ट में हम पढ़ेंगे एफ के बारे में पढ़ेंगे। और फिर पढ़ेंगे हम पढ़ेंगे एशियन पैसिफिक ग्रुप जॉइंट ग्रुप जो है उसके बारे में पढ़ेंगे। और लास्ट में हम पढ़ेंगे प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना। और उसके बाद पढ़ेंगे आपका आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। और लास्ट में पढ़ेंगे IAEA। तो आज बहुत लंबा प्रोजेक्ट है, तो थोड़ा स्पीड में लेके चलेंगे। हम आते हैं अपने हिंदू पे। पहली जो न्यूज़ आती है वो आती है आपकी ट्रांसिस्ट एंटीसेप्टरी बिल, मतलब जो अभी रजिस्टर्ड हुए थे, कौन रजिस्टर्ड हुए थे, जो अभी को रजिस्टर्ड किया गया था, टूल किट केस से रजिस्टर्ड किया गया था। तो उसमें एक निकिता जॉकब थी, उनको एंटीसेप्टरी बिल मिल गई है, मतलब कि जेल जाने से पहले उनको कोर्ट ने जेल आपको बेल दे दिया 3 वीक की। अब 3 वीक में जो प्रोसीजर होगा उसके बाद फिर ये अपनी केस अगेंस्ट प्रिया रामी रिजेक्ट, मतलब ये केस रिजेक्ट कर दिया गया। सेक्सुअल हैरेसमेंट के ऊपर था केस, क्या था, MK अकबर जो थे उनके सेक्सुअल हैरेसमेंट के ऊपर था। फॉर्मल जो आपके यूनियन मिनिस्टर थे MK अकबर, इन्होंने कैंपेन चलाई थी, उन्होंने उसके ऊपर डिफेमेशन का केस डाल दिया था। जो मिनिस्टर थे, जो फॉर्मल मिनिस्टर थे, कि इन्होंने मेरे साथ मतलब ये झूठ बोल रही हैं। तो वो जो कैंपेन मी टू की स्टार्ट हुई थी सोशल मीडिया पर, तो हम इससे हमारा कुछ लिंक नहीं है, आप एक एग्जाम्पल याद रख सकते हैं प्रिया रमानी का। हमें क्या पढ़ना है, हमें पढ़ना है सेक्सुअल हैरेसमेंट वाला जो 2013 वाला एक्ट है, उसको हमें पढ़ना है। तो हम उस एक्ट को पढ़ेंगे इसमें। हाँ, जो सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस जो एक्ट है, ये क्या बोलता है, GS सेकंड का पॉइंट है, ये क्या बोलता है, हमें क्या उजागर करता है कि हम फॉरवर्ड आना चाहिए, जो ये गंद चीज़ चल रही है इसको कर्व करना चाहिए। अब हैरेसमेंट होता क्या है, सेक्सुअल हैरेसमेंट क्या होता है, कोई भी अनवेलकम सेक्सुअल डिफाइंड बिहेवियर होता है विच कैन बी रेंज फ्रॉम मिसबिहेवियर एट इरिटेटिंग इन नेचर एंड मोस्ट सीरियस फॉर्म में, कोई मोस्ट सीरियस फॉर्म हो मिसबिहेव करने की या इरिटेट नेचर करने की, तो जो सेक्सुअल हैरेसमेंट बोलते हैं। कोई अनवेलकम सेक्सुअल भी हो सकता है बिहेवियर, मतलब कि तो इस सब चीज़ को रोकने के लिए क्या क्या चीज़ें इसमें, जैसे सेक्सुअल अब्यूज़ भी हो सकता है, असॉल्ट भी हो सकता है, रेप भी आपका हो सकता है, आपको मतलब कि अनफेवर सेक्स के लिए भी बोल सकते हैं, कुछ भी आपको कर सकते हैं, फिर आपको इरिटेट कर सकते हैं, मिसबिहेव कर सकते हैं सीरियस फॉर्म में। तो ये सब किस में आता है, सेक्सुअल हैरेसमेंट में आता है। तो इसी सब को रोकने के लिए 2013 मतलब 2013 में हम एक एक्ट लेके आए, सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमेन प्रिवेंशन प्रोहिबिशन रेसिडल्स एक्ट लेके आए हम 2013 में। इसमें क्या होता है, क्या किस किस टाइप के सेक्सुअल हैरेसमेंट को इसमें रखा गया है, कोई फिजिकल कांटेक्ट और एडवांस में आपसे बोलना, कोई डिमांड रखना और रिक्वेस्ट करना सेक्सुअल फेवर की, मेकिंग ए सेक्सुअल कलर्ड रिमार्क, मतलब आपका किस कलर है उस पर रिमार्क करना, फिर शोइंग पोर्नोग्राफी, आपको कुछ उल्टी सीधी मतलब पोर्नोग्राफी दिखाना, कोई अनवेलकम फिजिकल वर्बल नॉन वर्बल कंडक्ट ऑफ सेक्सुअल नेचर, जैसे तुम चाहते नहीं हो कोई फिजिकल आपके साथ कुछ करना, वर्बली कुछ बोलना आपको गंदा, कुछ नॉन वर्बली इशारे में कुछ करना आपको सेक्सुअल इन नेचर जो हो, उन सबको सेक्सुअल हैरेसमेंट की डेफिनेशन में इस एक्ट के अंदर रखा गया है। इसमें एक सजेशन दिया जाता है, आप कोर्ट तो जा सकते हो इस एक्ट के अंदर, पर आपको एक सजेशन भी दिया जाता है, जिस कंपनी में 10 एम्प्लॉय से ज़्यादा आदमी होंगे उस कंपनी को क्या बनाना होगा, जिस कंपनी 10 से और ज़्यादा एम्प्लॉयज़ होंगे उस कंपनी को क्या बनाना होगा, इंटरनल कंप्लेन कमेटी बनाना होगा। ईच ऑफिस में कंप्लेन कमेटी होनी चाहिए, और जिसमें 10 से कम होंगे वहाँ होगी लोकल कंप्लेन कम्युनिटी, उस शहर के अंदर होगी लोकल कंप्लेन कम्युनिटी। और जहाँ पे ये नहीं होगी तो वहाँ का जो नोडल ऑफिसर होगा वो किसी ऑफिसर को अपॉइंट करेगा उसकी शिकायत सुनने के लिए। जहाँ पे ये लोकल भी नहीं होगी, जहाँ लेस से देन से कम होंगे तो वहाँ पे एक सिटी की लोकल कंप्लेन कम्युनिटी रहेगी। और जहाँ पे ये भी नहीं होगी कम्युनिटी, तो वहाँ का जो नोडल ऑफिसर है, वहाँ का जो नोडल ऑफिसर है वो अपॉइंट करेगा आपको, किस चीज़ के लिए अपॉइंट करेगा, वो अपॉइंट करेगा आपको
कि आप इनकी शिकायत सुनिए। जो कंप्लेंट कमेटी होती है उसके पास पावर होगी, सिविल पावर होगी फॉर गैदरिंग एविडेंस गैदर करने के लिए, आगे सजा सुनाने के लिए नहीं, एविडेंस लेके आना है तो उसके पास ऐसी सिविल पावर होगी, क्योंकि सिविल पावर होगी तभी तुम किसी आपको एविडेंस लेके आना है, फ़ोन कोई फ़ोन से लेके आना है, फ़ोन वाली कंपनी है कोई, आपकी नेटवर्किंग कंपनी है, उससे एविडेंस लेके आना है, वो आपको क्यों देगी? आपके पास सिविल पावर होगी, आप उस चीज़ को शो करेंगे, वहाँ पे जो भी पावर होगी तो उससे आपको एविडेंस दे देगी। अंडर इस एक्ट में ऐसा बोला गया है। तो हमने क्या पता लगा, ये थोड़ा मेन प्री के लिए इंपॉर्टेंट है। ये लेस देन 20 दे सकता है, 30 दे सकता है। और 2013 में ये एक्ट आया, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। ये कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है किस किस टाइप के होने चाहिए, ये आपको खुद पता होने चाहिए किस किस टाइप के होने चाहिए। तो ये हो गया हमारा सेक्सुअल हेरासमेंट हो गया पूरा। और इसमें क्या किया, रेक्टिफाई क्यों किया इंडिया ने सेक्सुअल हेरासमेंट को? एक कन्वेंशन साइन की हुई थी हमने, कन्वेंशन ऑन एलिमिनेशन ऑफ ऑल द फॉर्म ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन, CEDAW, ये हमने साइन की हुई थी। 1997 में क्या मतलब विशाखा जजमेंट आई थी, विशाखा एक केस आया था सुप्रीम कोर्ट के सामने, तो उसमें भी सेक्सुअल हैरेसमेंट जो हो रहा था वर्क प्लेस में, उसको रोकने के लिए बोला गया था सेंट्रल गवर्नमेंट से। पर सेंट्रल गवर्नमेंट इस एक्ट को कब लेके आई? 2013 के अंदर इस एक्ट को लेके आई। तो इस एक्ट के बारे में हमने सब जान लिया है, आप लिख सकते हो। और CEDAW की कन्वेंशन याद रखना कि जो डिस्क्रिमिनेट ऑल टाइप्स ऑफ जो वायलेंस होते हैं वुमेन के खिलाफ, वो कम करने हैं, एलिमिनेट करने हैं। तो इसको रेक्टिफाई भी किया हुआ है इंडिया ने और साइन भी किया हुआ। तो ये हमारा हो गया आपका हैरेसमेंट से रिलेटेड, जो फर्स्ट पेपर पे न्यूज़ थी हैरेसमेंट से रिलेटेड। ठीक है ना? तो इसमें एक एग्जाम्पल याद रखना, मी टू कैंपेन याद रखना, 2-3 चीज़ें हैं इसमें याद रखने वाली चीज़ें हैं जो आप याद रख सकते हैं। मैं आपको दिखा भी दूँ, शायद मैंने किया होगा। ये देखो, मी टू जो कैंपेन थी एक्टर के, वो फॉर्मर मिनिस्टर ऊपर, जो अपने एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर थे अकबर साहब। तो ऐसी चीज़ें कैंपेन हमें चलानी चाहिए, अवेयरनेस प्रोग्राम चलाने चाहिए। तो इन सब चीज़ों के, क्योंकि तीनों क्या बोलती हैं, ये तीनों बोलती हैं, तीनों कन्वेंशन है लास्ट की, ये विशाखा जजमेंट और कन्वेंशन और मी टू, ये क्या बोलते हैं, फेवर करती हैं कि एलिमिनेट हम कैसे कर सकते हैं। सोशल मीडिया का यूज़ कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का यूज़ कर सकते हैं, कोई इंटरनेशनल आपकी ट्रीटी साइन की रेक्टिफाई की, उसको यूज़ कर सकते हैं। इसमें ऐसे किया गया है। नेक्स्ट आते हैं अपने न्यूज़पेपर पर। हमने एंटीसिपेट बिल देख ली, फिर सेक्सुअल हेरासमेंट वाला देख लिया। नेक्स्ट PF के में पकड़े गए हैं यूपी के अंदर, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया। इससे क्या रिलेटेड है कि एक्सटर्नल सिक्योरिटी के साथ हमारी इंटरनल सिक्योरिटी मजबूत होनी चाहिए, क्योंकि इंटरनल भी बहुत उल्टा सीधा हो सकता है। PFI, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, एक इंसेंट जी, मतलब ये एक टेररिस्ट ग्रुप इसे घोषित कर दिया गया है। और ये भी क्या, यूपी में 2 इसके पकड़े गए, इनके पास हथियार पकड़े गए। आपको बता रहा हूँ, PFI लिखने के लिए आ जाए तो आप लिख सकते हैं। फिर आता है तपोवन। तपोवन मैंने आपको बताया था ऋषि गंगा पे, मैं अभी दोबारा मैप में नहीं जाऊँगा। मैंने आपको ऋषि गंगा बताया था, और ऋषि गंगा किसकी ट्रिब्यूटरी थी? तो धौली गंगा की ट्रिब्यूटरी, जो रीनी डिस्ट्रिक्ट है उत्तराखंड की, वहाँ पे आके मिलती है, और धौली गंगा की थी। और धौली गंगा किसकी है? वो अलकनंदा की है, जो कहाँ मिलती है? विष्णु प्रयाग में आके मिलती है, विष्णु प्रयाग में आके मिलती है। क्योंकि आज लंबी हो जाएगी तो मैं पूरी डिटेल नहीं पढ़ाऊंगा, मैं 5-6 बार पढ़ा चुका हूँ सारी, देव प्रयाग, रुद्र प्रयाग, विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, सब पढ़ा चुका हूँ। नेक्स्ट न्यूज़ में आ जाएंगे। नेक्स्ट न्यूज़ किस चीज़ से रिलेटेड आती है? सॉरी, एक न्यूज़ हम स्किप कर गए ऊपर। हाँ, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट की न्यूज़ आती है। इसमें क्या किया गया है कि गेयर अप फॉर द चाइल्ड न्यूट्रिएंट, उनको बढ़ाने के लिए अभी राजस्थान की 6 डिस्ट्रिक्ट को ICDS प्रोग्राम में ऐड किया गया है। ICDS आप जानते हैं, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट सर्विसेज जो होती हैं, इसमें मिड डे मील भी आता है, वो पोषण अभियान, बहुत सारी चीज़ आती हैं। तो इसमें ऐड किया गया है कि उसमें क्या लग रहा है कि कुछ डिस्ट्रिक्ट राजस्थान की 5 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट को ऐड किया है। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट का टैग दिया गया है, जो बरान है, धौलपुर है, जैसलमेर है, करौली है और सिरोही है। आप नाम बिल्कुल याद मत रखने, पर मैं आपको एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट का प्रोग्राम पढ़ाऊंगा कौन चलाता है। और इसमें क्या दिया जाएगा, मिड डे मील में आपको फोर्टिफाइड राइस दिए जाएंगे। फोर्टिफाइड राइस क्या होता है? राइस मतलब क्या होता है? ये सारे उसमें एलिमेंट होते हैं राइस में, कैसे आयरन, जिंक, विटामिन B1, B12 और फोलिक एसिड, ये सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो मिले हुए होते हैं राइस के अंदर। आप सोचोगे अब कैसे मिलाएंगे राइस के अंदर? ये भाई, ये क्या करते हैं, इन सारे जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं इनका पाउडर बना देते हैं और चाय उसको, राइस को उसके अंदर डाल देते हैं। तो राइस से वो पाउडर चिपक जाता है। चिपकने के बाद क्या होता है, जब राइस उबालते हो तो सारे न्यूट्रिएंट्स आपको मिलते हैं। फोर्टिफाइड मतलब क्या करना, कि हम कुछ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स मिला दें उसके अंदर, और कि हम खाने के साथ उसे खा सकें। फोर्टिफाइड आपको आटा भी मिल जाएगा बाजार में, उसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं बहुत सारे, जो आटे से ज़्यादा होते हैं, जो आपकी बॉडी रोटी के साथ आपको ले जाए। तो ये होता है। तो इसमें क्या किया जाएगा आपको यही बढ़ाने के लिए, तो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम हम पढ़ेंगे। इससे क्या पढ़ेंगे? एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम। चलो,
एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम उन डिस्ट्रिक्ट को इसके अंदर ऐड किया गया था जो सोशली पुअर्स हैं, सोशल इकोनॉमिकली पुअर, जिनके इंडिकेटर बोलते हैं सोशली इकोनॉमिक पुअर डिस्ट्रिक्ट है, उनको इसके अंदर ऐड किया गया था। और अभी 115 डिस्ट्रिक्ट थी 28 स्टेट में, 115 डिस्ट्रिक्ट थी 28 स्टेट की, और 5 अभी राजस्थान की ऐड की गई हैं। तो मैंने आपको बता दिया 120 के लगभग हो चुकी हैं, तो 5 राजस्थान की भी ऐड की गई हैं। और इसमें क्या इसका टारगेट है, एटलीस्ट वन फ्रॉम ईच स्टेट में होनी चाहिए, किसी स्टेट में ज़्यादा भी है ये। तो आपको क्या याद रखना है, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट। और ये नीति आयोग को फोकस करना है, नीति आयोग का एक एंकर बाय द नीति आयोग, और किस चीज़ फोकस करना है, हेल्थ न्यूट्रिशन पे, एजुकेशन पे, एग्री वाटर रिसोर्सेज पे, फाइनेंशियल इंक्लूजन और स्किल डेवलपमेंट। फाइनेंशियल इंक्लूजन मतलब क्या होता है कि आपको हर 1-2-3 किलोमीटर में आपको बैंक की सुविधा मिल जाए, एटीएम की सुविधा मिल जाए, आपके खाते खुल जाए। जो जनधन स्कीम आई थी वो फाइनेंशियल इंक्लूजन, मतलब कि फाइनेंशियल को इंक्लूजन बढ़ाना है, तो दर बढ़ाना है, मतलब इस चीज़ का। तो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर ये सब इसमें एंकर करते हैं कि ये सिटी को क्या मिले। अब ये मिलेंगे कैसे, अब ये सब चीज़ मिलेंगी कैसे, कोई डिफरेंट डिफरेंट मिनिस्ट्री की स्कीम हो गई। तो ये क्या बोलता है कि 3 स्टेप है। एक तो कन्वर्जेंसी, कन्वर्जेंसी की चीज़ करनी, जो सेंट्रल की स्कीम चलती है रिलेटेड टू एनीथिंग, कोई स्टेट की स्कीम चलती है उनको कन्वर्ज कर दो, एक साथ मिला दो। जो 2 सेम स्कीम है स्टेट की और सेंट्रल की, उनको एक साथ मिला के अप्लाई करो। फिर आप कोलोब्रेशन करो, कैसे कोलोब्रेशन कर सकते हो, सेंट्रल स्टेट और लोकल अथॉरिटी साथ में आके काम करेंगी, जो लोकल प्रभारी ऑफिसर बनाएंगे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को, वो लोकली काम करेगा। फिर क्या, कंपटीशन क्रिएट करना है। अगर मेरे आपकी जो कंपटीशन रहेगा तो मैं आपसे बढ़िया करने के लिए मुझे कुछ इनाम मिले, मुझे कुछ ग्रांट मिले सेंट्रल स्टेट से, तो मैं अच्छा काम करूँगा। तो कंपटीशन क्रिएट करो अमंग द डिस्ट्रिक्ट। तो 3 इसके स्टेप हैं, कन्वर्जेंसी, कोलोबरेंसी और कंपटीशन, 3C। ये आप किसी चीज़ में भी लिख सकते हो, कोई भी प्रोग्राम है उसको कैसे अच्छा बना सकते हैं, इन 3C से हम उसे अच्छा बना सकते हैं। जैसे 3R होते हैं ना, रीयूज़, रिसाइकिल, इन्वायरमेंट, तो 3C होते हैं किसी प्रोग्राम को अच्छा बनाने के लिए, कन्वर्जेंसी, कोलोबरेंसी, कॉम्पिटिशन। अब आपको कैसे करना है, तो डिसेंट्रलाइजेशन करना है। डिसेंट्रलाइजेशन करना है कि सेंट्रल से मत अप्रोच रखो, आप डाउन टू अप अप्रोच रखो, कि पावर को तोड़ दो, नीचे तक लेके आ जाओ, डाउन टू अप। इसमें एक स्टेप और याद करना, डाउन टू अप अप्रोच। डाउन टू अप क्या होता है कि हमें नीचे पानी चाहिए, हम नीचे से रिकमेंडेशन भेजेंगे स्टेट के पास कि हमें पानी चाहिए, और फिर स्टेट सेंट्रल के पास भेजेगा कि गांव वालों को पानी चाहिए, तो पानी भी वहाँ से आएगा। ना कि ऐसे कि सेंट्रल भेजेगी उस गांव को पानी चाहिए और उस गांव को पानी चाहिए नहीं, ज़बरदस्ती पानी पिला रहे हैं उस गांव को। तो ये होता है अप टू डाउन, और नीचे से होता है नीचे से ऊपर का अप्रोच जाएगी, उसे बोलता है डाउन टू अप अप्रोच। ये भी आप इसमें लिख सकते हैं। इंक्लूसिव अप्रोच चाहिए हमें, जो डाउन टू अप अप्रोच है वो चाहिए। और हमें इम्प्रूव इम्प्लीमेंटेशन, मतलब जो इम्प्लीमेंटेशन होता है ना चीज़ों का, ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए, उसे इम्प्रूव करना चाहिए। तो ये होना चैलेंज क्या है, एक तो बजटरी नहीं है, इनसिफिशिएंट है, और लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन है। तो ये देखो मैंने आपको मेंस का आंसर लिखवा है, ना कि मैंने आपको प्री का आंसर बताया। मैं मेंस प्रोस्पेक्टिव ऐसे देखो, ऐसा ही पेज आएगा आपको लिखने के लिए यूपीएससी में, और आप ऐसे ही फॉर्मेशन लिखोगे, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट के ऊपर आ गया, किसी चीज़ से रिलेटेड आ गया, उसमें आपने एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट लिख दिया, तो आप ऐसे लिख दिया। मैं नहीं कह रहा इसमें से आपको, अगर ये 15 मार्क का होगा ना, इतना ही लिखने में जैसे मैंने फॉर्मेशन दी है, ऐसे ही फॉर्मेशन लिखने पे। कोई कहता है कि इंग्लिश लिखनी पड़ती है, भाई कोई इंग्लिश नहीं लिखनी पड़ती, सब समझ जाते हैं, पर ये शॉर्ट ट्रिक यूज़ मत करना। जैसे मैंने सी लिखा है, सेंट्रल एंड स्टेट स्कीम कोलोब्रेशन, ऐसे लिखना कि इन्हें कोलोबरेट करना चाहिए, तो मैं ये शॉर्ट फॉर्म के लिए लिखता हूँ। ये शॉर्ट फॉर्म कहीं यूज़ मत करना मेंस के अंदर, वो तुरंत काट देगा। ठीक है ना। मैंने गलती करी थी, मैं जब लिख रहा था कोई सा एग्ज़ाम, तो मैंने क्या किया था, वो मैंने व्हाट्सएप वाले मैसेज लिख रहा था, यू सी, मतलब वो यू को ही लिख रहा था, यू बना दिया। फिर मैं बहुत लास्ट में जाके मेरे दिमाग में अभी क्या करता आ रहा है ऊपर से, फिर वो काट काट के पूरी कॉपी काली पीली कर दी थी मैंने। तो ये गलती मत करना आप। तो आप शॉर्ट फॉर्म यूज़ करते हो, तो मैं पढ़ने के लिए यूज़ करता हूँ, पर आप भी ऐसे ही आप लिख दोगे, आपको 10 में से 5 नंबर मिलने हैं इस वाले फॉर्म में। 10 में से 5 नंबर आपके कहीं नहीं गए, और अच्छा से थोड़ा लिख दोगे, थोड़ा उसमें कोई पाई चार्ट बाई वो भी बना दोगे आप, इसमें कोई वेन डायग्राम, तो आपको 10 में से 15 में से 10 नंबर पक्के हैं। क्योंकि इनोवेटिव आइडिया चेक करते हैं, वो पढ़ने पर इच्छा नहीं होती। प्रोफेसर्स होते हैं यूनिवर्सिटियों के, जीएनयू के, इग्नू के, इनके प्रोफेसर्स होते हैं, कॉपी चेक करने आते हैं, उन्हें बकवास पढ़ने में इच्छा नहीं होती। उन्हें देखना है क्रिएटिव क्या है, सब चीज़ पॉइंट है, नीति आयोग हो गया, क्या क्या अंदर है, कैसे 3 स्टेप ले सकते हैं, 3 स्टेप टू इम्प्लीमेंट दिस प्रोग्राम और इनहेंसिंग दिस प्रोग्राम, ऐसे लिखूंगा मैं। 3 स्टेप नहीं लिखूंगा, इनहेंसिंग दिस प्रोग्राम, कन्वर्जन, कोलिब्रेशन और कॉम्पिटिशन, तीनों को सर्किल के अंदर बना दूंगा, उनके अंदर लिख दूंगा। तो ये सब चीज़ें ऐसे इनोवेटिव आइडिया होने चाहिए आपके पास। और फिर आता है, ये ख़त्म हो गया हमारा
मैं जाते हुए नहीं बोलूँगा यार, फिर बहुत लंबा हो जाता है। नेक्स्ट जो आता है वो आपका क्या है, स्लो ऑन रोड सेफ्टी। हम आपके इसके बीच में क्या पढ़ाने वाला था, मैं आपके ऊपर मैं लेके नहीं आया। इंडियन रोड सेफ्टी जो गाइडलाइंस है वो मैं आपको पढ़ाने वाला था, पर इसमें क्या हो गया, लैक ऑफ टाइम, लंबी वीडियो जाती है, अपलोड नहीं होती है, उसका भी इफेक्ट है। और फिर कंप्यूटर की मेमोरी बहुत जल्दी जल्दी जीबी में चलता है इसका वो। तो इसमें क्या है कि अभी मंथ जो अभी रोड सेफ्टी मंथ चल रहा है, लॉन्च हुआ है 18 जनवरी से, और अभी अब खत्म होगा 18 फरवरी के आसपास, आज खत्म हो जाएगा। पूरा मंथ लॉन्च हुआ था, आज खत्म हो रहा है, तो उसी के ऊपर आया। तो ये क्या बोलते हैं कि भारत में जो ट्रैफिक आपको क्रैशेस, इंजरीज और डिसेबिलिटीज होती हैं, पूरे वर्ल्ड में 1% ऑफ द व्हीकल जो है, बट 11% ऑल रोड एक्सीडेंट डेथ जो होती हैं वो आपकी इंडिया के अंदर होती हैं। ऐसा ये कुछ बोल रहे हैं, नियर अबाउट इतनी इंजरी, इतनी 1,51,000 लोग मरे हैं 2019 में, और 4,51,000 लोग को क्या हुआ है, वो इंजरीज हुई हैं। तो ट्रैफिक क्रैश इंजरीज एंड डिसेबिलिटीज 1% ऑफ द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड की 1% कहाँ होती हैं, वो इंडिया के अंदर होती हैं। ठीक है ना, डेथ इज, ठीक है ना। तो 1% जो डेथ होती है पूरे वर्ल्ड में, मतलब 9% वो एक्सीडेंटल डेथ होती है, और सबसे ज़्यादा इंडिया के अंदर होती है। ऐसे ही बोल रहे हैं, हु सफ़र द मोस्ट, कौन सफ़र करता है सबसे ज़्यादा इन डेथों को, मतलब क्या लोअर इनकम, दोनों करते हैं, रिच एंड पुअर दोनों करते हैं, लोअर इनकम भी करते हैं और इस ऊपर वाले भी करते हैं। पर कहाँ तक कंडीशन आती है, जो लोअर इनकम वाले होते हैं वो ज़्यादा करते हैं। वो क्यों करते हैं, पुअर क्यों करते हैं, उनके पास एक तरह से गाँव में कहीं दुरुज इलाके में वो रहते हैं, प्रॉपर उन्हें मेडिकल सुविधा नहीं मिल पाती है, पैसा नहीं होता है उन्हें ट्रीटमेंट के लिए। ये सब चीज़ें ज़्यादा कौन करेंगे, पुअर ही सफ़र करते हैं इस चीज़ को। तो ये क्या बोला है कि जो लो इनकम हाउस होल्ड हैं, स्पेशली रूरल एरिया, वुमेन बियरिंग द लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल एंड साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट ऑफ द लॉसेस मोर। तो इस चीज़ के लिए क्या बोला है कि हमें एक तरह से फंडामेंटल राइट है, हमारा फंडामेंटल राइट क्या है, राइट टू लाइफ एवरेज सिटीजन का शुड हैड बी, मतलब कि इसे इम्प्लीमेंट करना चाहिए सेंट्रल को और स्टेट को साथ में आके, कि हमारे जो बर्डन है, राइट तो आप फंडामेंटल राइट बोल रहे हो, राइट टू लाइफ, और दूसरी तरफ आप ऐसी सुविधा नहीं दे रहे कि पुअर को भी अच्छी एक मेडिकल सुविधा मिल चुके। ठीक है ना। इस चीज़ को मतलब इसको रोकने के लिए कुछ इंप्लीमेंट भी किए गए हैं हमारे, जैसे रोड सेफ्टी एक्ट 2019 आया, कि सारे जो फाइन्स हैं उनके, जो आपके एमपी मतलब कि फाइन्स और सजाएं वो बढ़ा दी गई हैं। जो 100 रुपये का फ़ाइन था, 1000 का कर दिया, 1000 का था 5000 का कर दिया, और 10-10 हज़ार के फ़ाइन कर दिए। तो उन सबको बढ़ाया गया है। तो इससे क्या हो, इंडिया हाईवे को मतलब विटनेस 60% ऑफ द डेथ एंड जस्ट 5% ऑफ ऑल एक्सीडेंट। तो जो 5% इस तरह के एक्सीडेंट होते हैं उसमें 51% जो विटनेस होती है इंडियन हाईवे पे डेथ होती है। ये सारा डाटा है, हम कुछ नहीं पढ़ रहे हैं। इसमें एक रिकमेंड किया गया था सेंट्रल गवर्नमेंट से कि एक नेशनल रोड सेफ्टी बोर्ड बनाना चाहिए। तो देखो मैं कुछ पॉइंट बता रहा हूँ जो किए किए गए। एक तो रोड सेफ्टी एक्ट किया गया, फिर आपको ये रखना बोर्ड बनाने की मांग की गई, और एक तरह से 1.5 लाख डेथ हुई है एक साल में। एक तरह से क्या है, साइलेंट पेंडेमिक है, जो आप पता नहीं लग रहा है। आप पेंडेमिक में कितने लोग मर गए होंगे अभी तक, एक अभी एक साल पूरा हो गया तो 1-1.5 लाख लोग ही मरे हैं अभी तक। तो इसमें भी 1-1.5 लाख लोग मर रहे हैं एक्सीडेंट में। तो ये भी एक तरह से साइलेंट पेंडेमिक है, इस पर भी हमें ध्यान देना चाहिए। ये भी एक साइलेंट पेंडेमिक है। नेक्स्ट आर्टिकल आता है आपका पुअर स्टेट ऑफ इंडियन स्टेट। पुअर स्टेट ऑफ द इंडियन स्टेट्स में दो चीज़ की बात की है, दो बुक की बात की गई है। फर्स्ट द लॉकडाउन द पुअर द पेंडेमिक इंडिया, एक बुक है मॉरल सेंटर ऑफ हर्ष बंदर ने लिखी है। ये क्या करते हैं, वही सारी बात की गई है, पुअर को हार्मफुल इफेक्ट पहुंचा है चीज़, जो लो इनकम मिलियंस ऑफ जो पीपल्स थे, लो इनकम, शेल्टर, फूड, मेडिकल केयर उनको नहीं प्रोवाइड हुई लॉकडाउन में, मतलब कि। तो यही सब इन्होंने बात की गई है। दूसरी बुक भी इसी भी बात करेगी सेकंड। अब ये क्या बोलते हैं इंडियन सोसाइटी के लिए क्या चीज़ है, मैं आपको इसका पूरा एक रस्ट बता देता हूँ। एक ये 3 पिलर आप किसी भी चीज़ में लिख सकते हैं, मीन्स के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर आपकी नॉलेज को इन्हेंस करने के लिए, सोचने की शक्ति को बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा आर्टिकल है। ये पहली बात क्या करते हैं, पिलर नीडेड, हमें गवर्न करने के 3 पिलर की नीड होती है। एक तो पीपल की सपोर्ट, ठीक है ना। दूसरी क्या होती है, स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेशन, जो हमें स्टेबिलिटी और डिलीवरी प्रोवाइड करवा सके पब्लिक सर्विस की, स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेशन, ये आ गया। तीसरा होता है मार्जिनल एबिलिटी टू शेप एंड इम्प्लीमेंट चेंजेस, ये होना चाहिए। तो 3 तरह की अप्रोच हमें चाहिए किसी भी मतलब की एक स्ट्रॉन्ग स्टेट के लिए, कि उसके आदमी सपोर्ट में होने चाहिए, तो स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेशन होना चाहिए, स्टेबिलिटी और डिलीवरी ऑफ पब्लिक सर्विसेज रहे, और मार्जिनल एबिलिटी टू शेप एंड इम्प्लीमेंटिंग चेंजेस, मतलब चेंज होने चाहिए। तो ये सब चीज़ की इसमें बात की गई है। अब घुमा फिरा के इन सब चीज़ की बात करेंगे, ठीक है ना। तो ये बात कहाँ से स्टार्ट करेंगे, करेंगे इंडियन ब्यूरोक्रेसी से। अभी क्या बोलते हैं, आप सिविल सर्वेंट बन जाओगे, 1-2 साल में आप बन जाओगे, तो सिविल सर्वेंट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है एक तरह से आपको, मतलब कि स्टेबिलिटी और डिलीवरी सर्विस देने के लिए। ऐसा बोल रहे हैं कि हाईलाइट द रोल ऑफ द, मतलब कि प्रोफेशनल सिविल सर्विस हैव प्लेड इन
इन द फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग स्टेट। तो आप अगर ऑफिसर बनोगे लाइफ में तो आपका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है स्ट्रॉन्ग स्टेट को, क्योंकि आप एक लोकल लेवल पे, एक ग्राउंड लेवल पे वर्क करने और इम्प्लीमेंट करने वाले हो, जो पब्लिक टू पब्लिक कनेक्टिंग है। प्रधानमंत्री तो आपसे कनेक्टिंग नहीं होता ना, कभी बात होगी किसी से मिल गए तो प्रधानमंत्री आपसे कनेक्ट हो जाएगा, पर एक जो ऑफिसर रहता है, ऑफिसर कौन रहता है, ऑफिसर कौन रहता है, ऑफिसर रहता है आपका डीएम, वो पूरा डायरेक्टली कनेक्टेड होता है। तो आप एक इसमें क्या बताया, ब्यूरोक्रेसी का, सिविल सर्विस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। और ये कब फॉर्म हुई थी कि आयरन फॉर्म फेम कब हुआ था सिविल सर्विस का, ब्रिटिश टाइम में हुआ था। और ये क्या करते हैं, स्टेबिलिटी और कंप्लेन विद द रूल्स, ये सब कुछ नोट करने वाली चीज़ होती है कि मतलब ब्यूरोक्रेसी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अभी इधर क्या आ जाते हैं इधर इन्होंने यही बोला साइमल्टेनियसली मैनेज द, मतलब स्टेबिलिटी मेंटेन रखेगा सोसाइटी में, ये वो सब, कि ब्यूरोक्रेसी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अब ये आ जाते हैं कैपिटलिज्म वर्सेस सोशलिज्म, ये देखो इनमें स्टार्ट हो जाता है कैपिटलिज्म वर्सेस सोशलिज्म। अब आपको पता ही कैपिटलिज्म क्या होता है, कि इसमें क्या होता है, कैपिटलिज्म में प्राइवेट जो होते हैं वो अलग होते हैं, वो प्रॉफिट के लिए काम करते हैं। कैपिटलिज्म प्राइवेट अलग काम करते हैं, सोशलिज्म में काम क्या करते हैं कि गवर्नमेंट क्या सर्विस प्रोवाइड करवा रही है पब्लिक के लिए सोशलिज्म में। तो इसमें इसी पे नेक्सिस पे काम होता है कि प्राइवेट क्या करते हैं, वो अच्छा काम करते हैं, पर वो क्या होता है, प्रॉफिट मेकिंग सोर्स होते हैं। और गवर्नमेंट की क्या पब्लिक सर्विस क्या होती हैं, वो होती हैं मतलब कि पब्लिक के लिए नो प्रॉफिट नो गेन पे वो काम करती हैं। तो उस चीज़ को वेल्थ वाला जो सेक्टर है वो एक तरह से दोनों के लिए काम करना चाहिए, उसमें दोनों आने चाहिए और उसे अच्छी तरह एडमिनिस्ट्रेशन करना चाहिए, यही सारी इसमें बात की गई। ये आर्टिकल वैसे कुछ नहीं है। फिर जीडीपी कैन नॉट बी स्कोर कार्ड। अभी क्या हो रहा है, जीडीपी तो बढ़ रहा है, पर क्या बढ़ रहा घट रहा था, इनइक्वलिटी। आपका जीडीपी बढ़ रहा है कि उसमें बड़े जो लोग हैं वो अच्छा काम कर रहे हैं, पर उससे क्या पर ये पता नहीं लग रहा कि पर कैपिटा इनकम बढ़ रही है कि नहीं है, पर कैपिटा इनकम। तो उसने यही बात की कि जीडीपी कैन नॉट बी स्कोर स्कोर कार्ड, नहीं नाप सकते हम इसे कि टॉप अप टू टॉप पे जा रहे हैं, फिर वाला मॉडल चल रहा है, फिर ये सब चीज़ें इसमें बात की आप पढ़ सकते हैं। और हमें जो काम करना चाहिए पॉलिटिकल लीडर को विदाउट एनी रेस कास्ट, वो आर्टिकल 15 जो बोलता है वो इन्होंने बात की है कि हमें इस पर डिस्क्रिमिनेट नहीं करना चाहिए, कि कैडर ऑफ द गुड ऑफ पब्लिक मैनेजमेंट टू बिल्ड अप द रन सर्विस ऑल सिटीजन इक्विटेबल हमें देखना चाहिए, ठीक है ना, जस्ट ए वेल्थ मतलब कि क्रिएटेड फॉर देम सेल्फ। तो अब इसमें लास्ट में क्या बोलता है, सबको एक साथ आना होगा, एक देश को निर्माण करना है, तो सबका साथ सबका विकास मोदी का पॉलिटिकल लीडर, एडमिनिस्ट्रेशन, बिजनेस लीडर मस्ट वर्क टुगेदर विद ए शेयर द विजन टू बिल्ड इंडिया स्टेट दैट इज गुड फॉर ऑल सिटीजन। सबका साथ सबका विकास, नीचे ऐसा लिखने के बाद ऐसी लाइन टैग लाइन डाल सकते हो, आंसर अच्छा हो जाएगा। दूसरी जो न्यूज़ आती है थोड़ी हेल्थ बजट से आती है। कल भी हमने हेल्थ की स्कीम पढ़ी थी, इसमें क्या, इसमें तारीफ की गई है जो हेल्थ सेक्टर अच्छा काम किया है, पैसा बूस्ट किया गया है। मैं खुद बोल रहा हूँ, मेरे भाई डॉक्टर है, उसके हॉस्पिटल में एक भी, गवर्नमेंट हॉस्पिटल है दून मेडिकल कॉलेज, एक भी उसमें सुपर स्पेशलिस्ट बेड नहीं था। अभी उसमें 500 सुपर बेड थे, पर सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल वाला नहीं था। कोविड टाइम में 500 बेड का पूरी बिल्डिंग तैयार करके 500 बेड का हॉस्पिटल अलग से दिया गया। तो आप खुद देख लो, गवर्नमेंट हॉस्पिटल जो आपका कैपिटल में है उत्तराखंड की, उसमें ये हाल थे। अब उसको बूस्ट किया गया, उसमें कम से कम मैं नहीं मानता कई हज़ार करोड़ रुपए लगाए गए हॉस्पिटल को डेवलप करने में कोविड टाइम में। तो आप खुद मान रहे हो, खुद अच्छी बात कर रहे हैं कि राइट नोट विद हेल्थ बजट, अच्छा बजट गया है। अब इसमें क्या है कि आप क्या क्या ये बताता है, मैं आपको स्कीम बताता जाऊंगा स्प्लिटली, जो ये चीज़ों की बात कर रहे हैं। इन्होंने बात की कोविड टाइम में अच्छा किया, यूनियन बजट ने अच्छा पैसा दिया है, कहीं कहीं गलती की है वो मैं आपको बताता जाऊंगा, ये आपको लिखने के लिए काम आएगा। एक तो गवर्नमेंट ने स्कीम चलाई आत्मनिर्भर भारत, जो अभियान चलाया था, जो पैकेज दिया था आपने गवर्नमेंट ने, वो वाली स्कीम चलाई। और फिर गवर्नमेंट ने उसके अंदर क्या चलाई, प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम चलाई, ठीक है ना। फिर चलाई फिर डोमेस्टिक मैन्युफैक्चर ऑफ फार्मास्यूटिकल और मेडिकल डिवाइस बनाने के लिए प्रोडक्शन लिंक जो स्कीम चलाई थी, ठीक है ना। मिशन कोविड सुरक्षा चलाए, मैं आपको पढ़ाऊंगा इनके बारे में, पर मैं आपको बता रहा हूँ ये स्कीम चलाई वैक्सीनेशन को इंडिजीनियस बनाने के लिए, मिशन कोविड सुरक्षा चलाई। और हम 92 कंट्री का अप्रोच आई है हमारे पास, वैक्सीन हमसे खरीदने की बात कर रहे हैं। तो ये हमारी क्रेडिबिलिटी जाती है कि वैक्सीन हमारी कितनी अच्छी है, और हमारे देश के लोगों को बताना पड़ रहा है वैक्सीन लगवा लो, वो वैक्सीन हेजिटेंसी है उनके अंदर, कि फ़ोन पे बताना पड़ रहा है कि हमारी वैक्सीन अच्छा है। और हमारे 52 देश हमसे, 92 देश हमसे खरीद रहे हैं, उन्होंने इच्छा जाहिर की है। फिर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज हमने लॉन्च किया, फ्री फूड गेम्स जिसमें किए थे 80 मिलियन बेनिफिशियरी को। वन नेशन वन राशन कार्ड चलाई, जो माइग्रेटिंग वर्कर थे, इधर उधर रह रहे थे, उसके लिए। और बजट में हमने इस बार बहुत अच्छा किया है, जैसे वाटर, सैनिटेशन, न्यूट्रिशन और क्लीन एयर को लेकर हमने बहुत अच्छा किया। और हमारा जो बजट है ये हेल्थ एंड वेलबींग बजट है, हेल्थ एंड वेलबींग बजट है, ठीक है ना। फिर हम क्या करें, नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017 है, उसके ऊपर हमने वर्क किया, क्लोजली था बजट उसके ऊपर,
जो नेशनल हेल्थ पॉलिसी बोलती है हेल्थ वाटर और सैनिटेशन के, उसके लिए क्लोजली था। और फिर वाटर के लिए क्या किया, जल जीवन मिशन मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, जल जीवन मिशन अर्बन किसका है, वो टंकी का पानी देना है, वो इतने लीटर डेली, फिर मैं आपको रिपीट करवा दूंगा किसी क्लास में। वैसे मैं गवर्नमेंट की स्कीम स्पीड लेके चलूँगा आज से थोड़ा, क्योंकि मेरा टेस्ट अब सुबह को एक ही टेस्ट हो गया, अभी कुछ दिन के लिए गवर्नमेंट ने फिर यहाँ पे क्लोज कर दिए हैं, ठीक है ना। तो अभी मेरा फिर मैं स्पीड से लेके चलूँगा गवर्नमेंट स्कीम वाली। फिर ये जॉन हॉकिन वाले ब्लोवर स्कूल था, ये क्या बोलते हैं, पब्लिक हेल्थ इन 2000 सजेस्ट क्या किया था इंडिया में, हर 100 बच्चे में से एक बच्चे की डेथ होती है इंडिया में, ऐसा इन्होंने बोला था कि 100 बच्चे में से एक बच्चे की डेथ होती है बिकॉज ऑफ वो जो गंदा पानी पीने से, उस चीज़ से रिलेटेड ऐसा इसने बोला था। आपको नाम याद रखना है तो रखो, वरना कोई नहीं, ये अच्छे अच्छे काम किए हैं। फिर सैनिटेशन के लिए अच्छा काम किया है कि सैनिटेशन के स्वच्छ भारत मिशन चला है, वाटर कंटेमिनेशन के रिस्क डेवलप, मतलब उनके लिए कि वाटर कंटेमिनेशन से क्या होता है कि ये आपका आर्सेनिक क्रिएट हो जाता है, मतलब कि डेवलपमेंट, मतलब आपका हार्ट के लिए और कैंसर डिसीज़ के लिए, बस आपको पता ही है सब डिसीजेज। तो उसके लिए हमने अच्छा काम किया थोड़ा, ये सब इन्होंने बोला गया। ये क्या बोलते हैं, हमने और भी क्या काम किया है कि हमने गवर्नमेंट ने हमें एक्सपेंड किया कि कवरेज जो आपकी न्यूमोकोकल वैक्सीन है ना, जो बच्चों में मतलब बीमारी आ जाती है, ये न्यूमोकोकल निमोनिया हो जाता है, वो जो बच्चे मर जाते हैं 5 साल के अंदर अंदर, ठीक है ना। तो उसके लिए वैक्सीन बनाने के लिए हमने पैसा, बजटरी पैसा अनाउंस किया है उनके लिए, तो ये भी याद रखना। और क्या करना है कि फ्रंट लाइन वर्करों को हमने क्या वैक्सीन प्रोवाइड करवाई है, 8 मिलियन, मतलब इतनी जल्दी स्पीड में हमने प्रोवाइड कराई है। फिर प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना, हमने ये अंदर स्टेप लिए गए हैं, बहुत सारे कैपिटल एक्सपेंडिचर को बढ़ाया गया है। अभी थोड़ी सी बात करते हैं प्रधानमंत्री जन आरोग्य, जिसमें आपको वो आयुष्मान भारत कार्ड दिया था, 5 लाख पर फैमिली हर साल के लिए, फॉर टर्सरी सेकेंडरी हेल्थ के लिए, वो प्राइवेट और गवर्नमेंट हॉस्पिटल सबके लिए पैसा दिया जाता था। उसका बजट हमने थोड़ा कम कर दिया, वो थोड़ा हमने 20% डिक्लाइन कर दिया उसके बजट में, थोड़ा हमने एक गलत स्टेप लिया, इन्होंने ये बोला। फिर हमने एक बहुत अच्छा स्टेप लिया है, जो हमारी आयुर्वेदा होती है ना, आयुर्वेदा को हमने 40% ज़्यादा पैसा दिया है, कि मतलब कि इसका पैसा हमने बढ़ा दिया है। ऐसा हमने क्यों किया, हमने क्या बोला है कि 40% नियर हाइक द मिनिस्ट्री ऑफ आयुष मिनिस्ट्री को ज़्यादा पैसा दिया गया। ऐसा क्यों बोला गया, देखो आपकी आयुर्वेदिक दवाई थी, आपसे क्या बोला जा रहा था कि आप ये वाली गोली पियो और वो ग्लो का जूस पियो और ये पियो। तो ये क्या होती हैं, ये आपकी होती हैं आपकी प्रिवेंटिव केयर होती है, पहले से फेवर करती हैं आपके अंदर बीमारी ना आए, ठीक है ना। तो वो ग्लू का जूस पियो, ये खाओ, क्योंकि उनके साइंटिफिक इफेक्ट नहीं होते, कोई आपका साइंटिफिक इफेक्ट नहीं होता, तो आप ले सकते हो उनको विदाउट एनी प्रिस्क्रिप्शन से ले सकते हो, जो आपकी आयुर्वेदिक होती हैं आपकी, ठीक है ना। तो उन्हें आप ले सकते हो आयुर्वेदिक चीज़ों को, उनको साइंटिफिक इफेक्ट नहीं होता, तो उसको बढ़ावा देने के लिए वो कहते हैं ना, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, पहले ही आप उस चीज़ के बारे में ले लो, तो बाद में आपको बीमारी ना लगे। तो इसलिए हमने बढ़ावा देने दिया है, हमने प्रमोट किया है अपना आयुर्वेदा को। और कल भी मैंने आपको बताया था, काउ साइंस के बारे में बताया था कि हम क्या कर रहे हैं, हम अपनी जो वैदिक कल्चर टाइम पे और आपके एंशियंट टाइम पे जो चीज़ों का यूज़ करते हैं, उसके साइड जा रहे हैं, क्योंकि वो कहीं ना कहीं अच्छी बात भी है। वो लेस, मतलब एक तो लेस एक्सपेंडिचर है, कम पैसे में आपको अच्छी केयर मिल जाएगी, और पहले ही केयर मिल जाए बीमारी होने से पहले, तो एक अच्छी वो है। फिर और क्या करना चाहिए, और क्या करना चाहिए, वही सारी बात एक चीज़ आ जाती है इसमें कि इंक्रीज़ करना चाहिए हेल्थ स्पेंडिंग को, हमने इंक्रीज़ करना चाहिए। उसके बाद हमने क्या कि सेंटर और स्टेट को साथ मिलकर काम करना चाहिए। फिर नेशनल हेल्थ अकाउंट जो है 2017, उसमें 66% स्पेंडिंग ऑन हेल्थ केयर इज़ डन बाय द स्टेट, कि स्टेट का भी शेयर बढ़ाना चाहिए। और फाइनेंशियल कमिश्नर और नेशनल पॉलिसी ने क्या बोला है कि जो भी स्टेट खर्चा कर रहे हैं ना, सेंट्रल से अलग स्टेट भी पैसे देते हैं ना हेल्थ को, उनको एटलीस्ट 8% बढ़ाना चाहिए, ऐसा दोनों ने बोला है, फाइनेंशियल कमीशन ने भी और उसने भी। फिर लास्ट में वही बात आती है, कैसे अचीव कर सकते हैं हम गोल, कैसे अचीव कर सकते हैं। अगर ये सब काम, अच्छा बजट ये था, अच्छा काम किया हेल्थ के लिए, तो हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है अपना, उसे फुलफिल कर जाएंगे। मैंने आपको कल ही बताया था 2 सस्टेनेबल डेवलपमेंट हेल्थ से रिलेटेड कौन सा है, SDG 3। कैसे याद रखना है, 3 हार्ट अटैक आएंगे आपको लाइफ में, तीसरा हार्ट अटैक डेंजर होता है, जिसमें आप बच नहीं सकते, आपकी हेल्थ के लिए डेंजर होता है। 3 कौन सा है, 3 आपका SDG। 4 मैंने बताया था, 4 है एजुकेशन से रिलेटेड। 4 क्या होता है, अपनी इंडिया में 4 तरह की शिक्षा के पैरामीटर होते हैं, 1 से लेकर 5वीं तक होता है, फिर 5वीं से 8वीं तक होता है, 8वीं से 12वीं तक, और फिर कॉलेज वाला। तो 4 है एजुकेशन के लिए। सेकंड है आपका हंगर के लिए, वो उसमें क्या है कि हंगर कैसे कि 2 मिनट में मैगी बन जाती है, पेट भर जाता है, तो हंगरी खत्म। सेकंड है आपका उसके लिए। और फर्स्ट जो आता है उन प्रोवर्टी के लिए आता है, पोवर्टी, नो प्रोवर्टी, पोवर्टी के लिए आता है। तो वो आपको 4 मैंने आपको याद करा दिया, और भी हैं। तो ये आपका हो जाता है ये वाला पूरा खत्म। अब मैं क्या पढ़ाने वाला हूँ, मैं आपको बताने वाला हूँ इन स्कीम्स के बारे में, थोड़ा सा आपको डिस्क्रिप्शन दूंगा इन स्कीम्स के बारे में।
पहला आता है प्रोडक्टिव, जो लिंक इंसेंटिव स्कीम थी, ये एक सेक्टर के लिए नहीं है, ये आपको इंसेंटिव प्रोवाइड कराना है अलग अलग सेक्टर को, क्योंकि एक सेक्टर के लिए बहुत सारे सेक्टर के लिए, मोबाइल के लिए भी हैं, आपको वैक्सीन के लिए भी हैं, आपको फार्मास्यूटिकल के लिए, सब चीज़ के लिए, बहुत सारी चीज़ों के लिए आज आई है, टेलीकॉम के भी लिए हैं। तो मैनी सेक्टर टू बूस्ट द डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाने के लिए इंसेंटिव दिया जाएगा आपके प्रोडक्शन में। आउटकम एंड आउटपुट ओरिएंटल स्कीम है कि आउटपुट क्या दे रहे हो और आउटकम क्या निकल रहा है उससे। जो मैन्युफैक्चरिंग करेंगे गुड्स को, उनको ही प्रोवाइड की जाएंगी, पेड ओनली इफ़ द मैन्युफैक्चर मेक ए गुड्स, उनको ही, और इंसेंटिव दिया जाएगा 5 से 7 साल के लिए। तो ये हो गई। अब आती है मिशन कोविड सुरक्षा, जो मैंने आपको बताई थी, उसमें कहता है हेल्प करेगी डेवलपमेंट प्रोसेस ऑफ वैक्सीन कैंडिडेट्स, मतलब कि हेल्प, मतलब वैक्सीन डेवलप करने के लिए, कि टारगेट रहेगा इफेक्ट टू एनेबल डेवलपमेंट ऑफ इंडिजीनियस अफोर्डेबल एक्सेसिबल वैक्सीन, आपको मिल चुके, टाइम पीरियड में मिल चुके, उसके लिए। इसके लिए 900 करोड़ रुपए दिए गए हैं, किसको दिए गए हैं? डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी को। वो रिसर्च एंड डेवलप करेगा कोविड-19 वैक्सीन पे। इम्प्लीमेंट कौन कर रहा है इसे? इसे कर रहा है बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्रियल रिसर्च असिस्टेंट काउंसिल, जो आती है डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक के अंदर, वो इसे इम्प्लीमेंट कर रही है। उसे पैसा दिया गया, वैक्सीन एक टाइम पे दो। फिर उसमें एक जिक्र हुआ था वन नेशन वन राशन कार्ड का जिक्र हुआ था। ये कोविड टाइम पे माइग्रेटिंग वर्कर के लिए उसी टाइम पे लॉन्च कर दिया गया था, बहुत हेल्प मिली। इसमें जो राशन कार्ड होल्डर होते हैं उनको सब्सिडाइज फूड दिया जाता है नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंदर, ओनली फ्रॉम द डेस्टिनेटेड फेयर शॉप। अभी क्या होता है कि आपके जो घर के पास में आपको रजिस्टर्ड जहाँ पे होंगे वहीं पे मिलता था, कि आप उसी शॉप पे आप राशन जाके ले सकते हैं, विद उसी स्टेट के हो तभी ले सकते हैं। तो इसमें क्या किया गया, इस चीज़ को हटाने के लिए, टू एड्रेस दिस प्रॉब्लम जो माइग्रेटिंग वर्कर में आई थी, तो वन नेशन वन राशन कार्ड को इम्प्लीमेंट किया गया था। नीड टू अप्लाई न्यू राशन टू एड्रेस दिस, हमें न्यू राशन पॉलिसी लेके आनी थी, उसके लिए किया था। बेनिफिट कैसे होता है? इंट्रो आपका इंट्रोपरेबिलिटी ऑफ राशन कार्ड, मतलब कि आप राशन कार्ड को चेंज कर सकते हैं, दूसरी स्टेट में जा रहे हैं तो आप राशन कार्ड को अपने चेंज कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं? वो कर सकते हैं इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ पीडीएस सिस्टम, जो आपका पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पोर्टल है, वहाँ जाके आपको आपका पोर्टेबिलिटी पे, मतलब कार्ड चेंज कर रहे हैं हम, स्टेट चेंज कर रहे हैं, तो आप वहाँ जाके रजिस्टर्ड कर सकते हो, फिर आपका हो जाएगा। यूज़ क्या करना है कार्ड का? अक्रॉस द कंट्री यूज़ कर सकते हैं, सब जगह। यूनिवर्सल एक्सेस है इस कार्ड का, मतलब कि सब जगह यूज़ कर सकते हैं, इंडिया में कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। और एम्पावर करता है कंज्यूमर को। कैसे एम्पावर करता है? आप एक ही शॉप पे आप रजिस्टर्ड थे, वहीं से आपको लेना था, कभी वो मना कर देता था, कभी गाली दे के भगा देता था, गरीब लोग होते थे, कभी हैरेस करता था, कभी वो, मैंने ऐसा तक यहाँ तक पढ़ा है कि झारखंड जो ये आपका बीमारू स्टेट है, इसमें ऐसे एरिए थे जो वुमेन्स हैं, उन्होंने मतलब कि अपनी, मतलब कि सेक्स भी किया है वर्करों के साथ, जो बेनिफिशियरी थे, जिसमें लगे हुए थे आपको पीडीएस वाले, जो फेयर वर्कशॉप में, राशन गल्ला शॉप में जो आदमी काम करते थे, उनको राशन लेने के लिए, इतना तक हुआ है। तो आप देख लो, हैरेस भी कर रहे थे, सेक्सुअल हैरेस भी किया गया, तो इतना तक किया गया। तो आपको क्या हो गया इससे? आप कहीं से भी ले सकते हो, किसी भी सिटी में, किसी भी शॉप से, किसी भी इंडिया के किसी कोने से ले सकते हो। तो इसमें क्या होता है? एम्पावर करता है कंज्यूमर को। सोशल डिस्क्रिमिनेट किया जाता था कि वो आगे, वो थोड़ा गरीब सा है, वो मतलब कि डिस्क्रिमिनेट किया जाता है इकोनॉमिकल बेसिस, इसे नहीं देता, आज खत्म हो गया। फिर अचीव करेगा ये हमारा एसडीजी मैंने क्या बताया था? हंगरी को बताया था, हंगरी को SDG 2 बताया था। 2 मिनट में मैगी खा लोगे तो क्या होगा? पेट भर जाएगा, तो हंगर प्रॉब्लम कम हो जाएगी। अचीव करने में मदद करेगा आपको, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के लिए अचीव करने में आपकी मदद करेगा। अब चलते हैं नेक्स्ट, हम क्या, मैं थोड़ा बताऊंगा। तो इस पोर्टल पे जाके आप रजिस्टर कर सकते हो। और इसमें क्या है कि एवरंतन, मतलब जो विर्तन होता है ना, अन्न विर्तन, मतलब बांटना। पोर्टल एक चलाया गया, उसमें डाटा होगा फूड ग्रेन डिस्ट्रीब्यूशन का थ्रू EPOS डिवाइस। जो POS डिवाइस होता है अंगूठा लगा के मिलता है, तो उसके अंदर डाटा होगा। तो अन्न वितरण पोर्टल है, और आधार कार्ड से लिंक होगा। 25 स्टेट और यूटीज में ये इंटीग्रेटेड स्कीम हो चुकी है। अभी 25 स्टेट में, एक दो ने ऑब्जेक्शन उठाया था, तमिलनाडु ने उठाया था, और भी एक दो स्टेट है, तो इन 25 स्टेट में हो चुकी है। हम अपनी आ जाते हैं न्यूज़ पर। तो ये सारी न्यूज़ हमने पढ़ ली है। जो दूसरी न्यूज़ आती है मनी वर्सेस हैप्पीनेस। अब इसका मतलब ये नहीं कि पैसा है क्या हैप्पीनेस होगी, ये नहीं है। थोड़ा सा इसमें क्या दिया गया है, वही इसमें क्या बात की गई है कि जो गैप बन गया है, गैप किसके बीच में बन गया है, कि आपको ये मतलब नहीं है। मैं आपको ऊपर ऊपर से पूरा बता देता हूँ। ये क्या बढ़ रहा है कि आपका क्या बढ़ रहा है? आपका जीडीपी तो बढ़ रहा है, बहुत अच्छी बात की आपने, पर क्या आपका पर कैपिटा जीडीपी बढ़ रहा है क्या? आपका ये सब चीज़ें बढ़ रहा है? अच्छा होता है कि बढ़े ये भी चीज़, आपका डिस्पोजल इनकम बढ़ रही है क्या? वही सारी बात की गई है इस वाले आर्टिकल में, कि मनी बढ़ रही है तो वर्सेस हैप्पीनेस क्रिएट नहीं हो रही है, इसका मतलब ये नहीं है। इसमें क्या क्या बात की है देखो, मतलब फ्यू, मतलब
कहाँ से स्टार्टिंग यहाँ से द ग्रोथ इन द इनकम इज मोस्टली हैव द ट्रांजिस्टर इफेक्ट ऑन इंडिविजुअल रिपोर्ट लाइव सर्टिफिकेशन अडेप्ट द मटेरियल गुड्स द रिलेटिव इनकम रेदर देन दोज आर द लेवल ऑफ इनकम अफेक्टिंग द वेल बींग अर्निंग। ये आप खुद पढ़ लेना, ये आर्टिकल इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं आपको 5-6 दिन से रोज़ बता रहा हूँ कि क्या हो रहा है कि आपकी हेल्थ मतलब पैसा तो बढ़ रहा है पर ये मतलब नहीं है कि आपकी सबकी ग्रोथ हो रही है, सबको हैप्पीनेस मिली है। एस्पिरेशन अचीवमेंट क्या है कि गैप बिटवीन द एस्पिरेशनल एंड अचीवमेंट वी हैव एनालाइज द रिलेशन बिटवीन SWP, ठीक है ना, इनके बीच में हमें देखना पड़ेगा। एंड द रेशियो ऑफ द पर कैपिटा एक्सपेंडिचर ऑफ हाउस होल्ड टू हाइस्ट पर कैपिटा एक्सपेंडिचर इज अ प्राइमरी सैम्पलिंग यूनिट होनी चाहिए। दिस आर द क्रूड एप्सोनोज रिलेटिव डिप्रिवेशन। तो ये खुद पढ़ लेना आप जाके, कुछ नहीं है, वही सारी बात इसने की है घुमा फिरा के। ये भी मत पढ़ना है क्या न्यूज़ आई है कि क्या न्यूज़ आई है कि जो जाफना रीजन था उसमें इंडियन तमिल रहते हैं, वो माइनॉरिटीज़ में आते हैं, तो वो सोच रहे थे सरकार चेंज होगी तो कुछ उन्हें फ़ायदा मिलेगा, तो हुआ नहीं, वो तो उनके सेंट्रिक रीजन की बात है, हमें क्या करना। फिर ये चार मीनार है, चिला एक एडजेसेंट साइट है चार मीनार के साइड में। ASC ने कहा कि नो रिकॉर्ड ऑफ चिला, कोई चिला की साइट है किसके बराबर है, चार मीनार के सामने कोई उसके एडजेसेंट रिकॉर्ड नहीं मिले हैं, तो ऐसा बोला है। हमारा इंपॉर्टेंट क्या है, ASI पढ़ना, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, हम इसमें पढ़ेंगे अपना। हाँ, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंडर आती है। ये ऑर्गेनाइजेशन है, आर्कियोलॉजिकल रिसर्च एंड प्रोटेक्शन करती है उनको, मतलब कि रिसर्च करना प्रोटेक्ट करती है, एक्सप्लोरेशन करती है, इवैक्यूएशन मतलब इवैक्यूएशन करती है, कंजर्व करती है और मेंटेन्स रखती है इन सब चीज़ों को, मतलब जो है एक्सप्लोर करेगी, कोई चीज़ नई चीज़ मिली है, कोई खुदाई करेगी, फिर कंजर्व करेगी जो मॉन्यूमेंट्स हैं उसे मेंटेन रखेगी, जिसका ये काम होता है। इंपॉर्टेंट है ये वाली लाइन, फाउंडेड 1861 में बनी थी अंग्रेजों के टाइम पे, और एलेक्जेंडर कैनिंगम थे, उन्होंने ये बनाई थी। उसके फर्स्ट DG थे ASI के, डायरेक्टर जनरल, और ये फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजिकल बोला जाता है एलेक्जेंडर कैनिंगम को। बस इतना ही याद रखना, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंदर आती है। चार काम होते हैं इसके, एक्सप्लोर करना, एक्सेवेशन मतलब खुदाई करना, और कंजर्वेशन करना, और मेंटेनेंस रखना। ये है आपकी मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंदर आती है। हम आते हैं आपकी न्यूज़ पर। दूसरी न्यूज़, इंडिया गिफ्ट कर रहा है कि 2 लाख वैक्सीन को, मतलब कि वैक्सीन को गिफ्ट करेगा UN पीस कीपिंग मिशन में। एक मिशन है कोवैक्स मिशन, एक मिशन है कोवैक्स मिशन। कोवैक्स मिशन, मैं आपको इस मिशन के बारे में थोड़ा जानकारी दे देता हूँ। कोवैक्स मिशन क्या है, मैंने आपको बता भी रखा है, बहुत सारे बच्चों को पता भी होगा, तो कोवैक्स मिशन के बारे में आपको बता देता हूँ। ये खुल गया, आपको दिख रहा होगा, थोड़ा स्क्रीन दिख रहा होगा, छोटा दिखाऊंगा। 17 कंट्री ने एक साथ आ रही हैं, जापान, जर्मनी, ये क्या करेंगे, साइन करेंगे, कोवैक्स स्कीम को साइन करेंगी। और कोवैक्स कुड लीड बाय गावी, ठीक है ना, द WHO एंड CEPI, ये तीन चीज़ इसे गवर्न करके चलाएंगी। इसमें क्या किया जाएगा, एम क्या है, इंश्योर वैक्सीन आर फेयरली डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पुअर एंड रिच, कि सबको वैक्सीन फेयरली मिल जाए, क्योंकि ये एक इंटरनेशनल इशू है, सबको वैक्सीन फेयर मिलनी चाहिए, कि डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पुअर एंड द रिच नेशन में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होनी चाहिए। ये नहीं कि रिच नेशन में अच्छी डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, पुअर में बेकार हो। तो US ने भी हैंड ज्वाइन कर लिया, वो भी पैसा देगा। तो कोवैक्स एम टू प्रोड्यूस 2 बिलियन डोसेस ऑफ वैक्सीन एट द एंड ऑफ 2021 के एंड में 2 बिलियन डोसेस करनी है। तो किसने, गावी, WHO, CEPI, ये आप खुद सर्च करना। और इसमें मोस्टली डेवलप कंट्री पैसा लगाएंगी, और जो पुअर रीजन अफ्रीका के, उनको पैसा दिया जाएगा। कोवैक्स प्रोजेक्ट क्या है, कोलोब्रेशन कर रहा है, बेचारे गरीब कंट्री को नहीं छोड़ना, उनको भी पैसा देना है। मैं आपको एक चीज़ और पढ़ा देता हूँ, मैंने वन नेशन वन राशन कार्ड बताया, और क्या वन नेशन है, वन नेशन वन फास्टैग कल बताया था, वन नेशन वन मोबिलिटी कार्ड, कि आप मेट्रो में भी यूज़ करो, बस में भी यूज़ करो, रेल में भी। वन नेशन वन राशन कार्ड पढ़ा चुका हूँ। ट्रांसपेरेंसी इन द ट्रेड एंड कॉमर्स, तो वन नेशन वन टैक्स स्कीम आई थी GST के लिए, आफ्टर GST इनडायरेक्ट टैक्स हैज़ बी रिड्यूस। तो ये हो गई कुछ वन नेशन वन वाले। तो ये किस तरफ मूव करिए, यूनिवर्सल आर्टिकल आपका पढ़ लेना, DPSP में जाके है, आप खुद बताना, मुझे कमेंट में बताना किस तरह मूव कर रहे हैं, वन नेशन वन से करके तो हम किस तरह मूव कर रहे हैं। तो अब ये DPSP में है, आप जाके पढ़ना और कमेंट में, मतलब ग्रुप में जाके बताना। तो ये सारी स्कीम थी। हम आ जाते हैं अपने हिंदू पर वापस, सॉरी। तो ये अपने हिंदू पे वापस आ जाते हैं।
गिफ्ट कर रहे हैं नेशन को, उसमें ये बोला गया है। फिर इसमें क्या कहेगा, सब बिल को आप मनी बिल बना के पास मत कराओ, मनी बिल किसी अलग बिल में पढ़ लेंगे, या मैं एक इस पर अलग वीडियो बना दूंगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर साल पूछा जाता है मनी बिल के बारे में। तो मैं उसके लिए अलग बनाऊंगा, लंबी हो जाएगी वीडियो फिर ये मनी बिल के बारे में। हर बिल को मनी बिल बता के पास मत कराओ, क्योंकि मनी बिल में लोकसभा की ज़्यादा पावर होती है। फिर पेंगोंग में आपको पढ़ाई चुका हूँ इतनी बार, कभी और यूज़ करेंगे। फिर क्या है कि आपका ये आया कि इंडियन साइन लैंग्वेज, इसमें 10,000 वर्ड को ऐड किया गया है इंडियन साइन लैंग्वेज में। किसने किया? इंडियन साइन लैंग्वेज रिसर्च ट्रेनिंग सेंटर। किसके अंदर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट के अंदर आता है, इतना याद रखना। 10,000 वर्ड यूज ऐड किए गए हैं इसमें, जो साइन लैंग्वेज वाले वर्ड होते हैं, डेली यूजेस, एकेडमिक, लीगल, एडमिनिस्ट्रेशन, मेडिकल, टेक्निक। और इसमें यहाँ तक कि इसमें क्या बोला गया कि ये जो आपको ये डिक्शनरी अवेलेबल हो जाएगी गूगल पर, यूट्यूब पर। और इसमें देखो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, मोमोज फ्रॉम देहरादून, जब मोमोज खाने आपको जाना है तो साइन लैंग्वेज में बताओ तो वो समझ जाएंगे। तो ठीक है ना, साइन लैंग्वेज कौन ऐड करता है? मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस, उसकी इनोवेटिव वो है, वो ऐड करती है। तो फिर क्या है कि जुवेनाइल जस्टिस में कुछ चेंज किया गया है। क्या चेंज किया गया कि डीएम की पावर बढ़ाई गई है, कि डीएम हैज़ टू इशू अडॉप्ट द ऑर्डर। कोई किसको अडॉप्ट करना है तो डीएम के पास पावर है कि अडॉप्ट का इशू का वो ऑर्डर दे दे, तो वो पावर दे दी गई है। फिर चाइल्ड प्रोटेक्शन सेटअप किया जाएगा, स्ट्रेंथिंग किया जाएगा इंटरेस्ट ऑफ चाइल्ड के लिए। डीएम हैज़ द एडिशनल डीएम टू मॉनिटरिंग, जो एडीएम और डीएम को मॉनिटरिंग की पावर दी गई है, इंप्लीमेंट हो रहा है, जे एक्ट का नहीं ढंग से हो रहा। फिर डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड जो प्रोटेक्शन यूनिट होती है उसको डीएम के अंडर रखा गया। और फिर और भी पावर दी गई, डीएम विल हैव टू एक्सेस द कैपेसिटी टू कंडक्ट द बैकग्राउंड चेक। मिनिस्ट्री तो नहीं आ सकते, मिनिस्ट्री के आदमी चेक करने नहीं आ सकते, डीएम को पावर दे दी गई कि मिनिस्ट्री की उसमें वो चेक कर सकता है, उसके अंडर भी हाफ ऑफ वो चेक कर सकता है। फिर डीएम कुड इंडिपेंडेंटली मतलब कि इवेल्युएट करेगा फंक्शनिंग ऑफ चाइल्ड वेलफेयर कमेटी जो होती है, और स्पेशल जुवेनाइल प्रोटेक्शन यूनिट जो होती है रजिस्ट्रेशन। डीएम की पावर इसमें इनहेंस कर दी गई है इस वाले एक्ट में, जो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 था। हम आते हैं मेन न्यूज़ पर, अब आते हैं वर्ल्ड न्यूज़ पर, सॉरी। तो वर्ल्ड न्यूज़ में यूएस हैव टू पे मतलब 200 मिलियन टू डब्ल्यूएचओ को, 200 मिलियन रुपए देगा। डब्ल्यूएचओ के बारे में बाद में पढ़ेंगे, पहले ट्रम्प साहब ने क्या बोला था कि हम डब्ल्यूएचओ को बाइकआउट करेंगे, हम इसे कोई पैसा नहीं देंगे। तो अब क्या जॉन बाइडन आया, वो अच्छा अच्छा काम करने लगे हैं। आपका क्लाइमेट मिशन से जुड़ गए हैं, पेरिस से भी डब्ल्यूएचओ को भी पैसा दे दिया, कोवैक्स को भी पैसा दे दिया, पर उन्होंने सबके लिए मना कर दिया था ट्रम्प ने, हम किसी को नहीं देंगे, ना कोवैक्स को पैसा, ना डब्ल्यूएचओ को, ना क्लाइमेट को, किसी को हम पैसा नहीं देंगे। क्यों? वो एक बिजनेस मैन है, तो बिजनेस मैन क्या सोचता है? प्रॉफिट बेस में सोचता है। फिर पाकिस्तान टू रिमेन इन एफटीए ग्रे लिस्ट अंटिल जून तक रहना पड़ेगा। तो एफटीए ग्रे लिस्ट के बारे में पढ़ेंगे, अभी मैं बताऊंगा। श्रीलंका कैंसिल द पाकिस्तान पीएम टू एड्रेस इन द पार्लियामेंट, उनकी पार्लियामेंट में एड्रेस करने जाना था, जैसे हमारे मोदी जाते हैं डिफरेंट डिफरेंट पार्लियामेंट में एड्रेस होने के लिए, तो उन्होंने कैंसिल कर दिया, हम नहीं बुला रहे, घर जाओ अपने। और श्रीलंका ने दोबारा भी क्या कहता है, अपना ईस्ट मतलब कंटेनमेंट जो वाला एरिया मतलब वो था आपका डेवलप करने के लिए जापान और श्रीलंका को दिया गया था, उन्होंने जो एक चीज़ को और कैंसिल कर दिया है कि रीएक्योरिंग द की ऑफ ऑयल टैंक को भी मतलब कैंसिल कर दिया है इंडिया से, हम ये भी नहीं लेंगे। ठीक है ना, जो अपना इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन से लेते थे सब्सिडीज फॉर्म में, वो भी नहीं लेंगे। तो आपको क्या लग रहा है कि दे आर मूविंग टूवर्ड्स चाइना, इंडिया से हटता जा रहा है, मतलब इंडिया से दूर होता जा रहा है श्रीलंका। तो ये एक हमारे लिए सिक्योरिटी थ्रेट आता है। तो इतनी न्यूज़ थी इसके लिए, तो मैं आपको अपने उसमें आ जाता हूँ, थोड़ा सा इसमें आ जाता हूँ, इसमें थोड़ा पढ़ा के फिर मैं आपको ख़त्म कर देता हूँ। पहला आएगा, हम आईएए के बारे में एक न्यूज़ आई थी, क्योंकि वहाँ की आईएए चीफ जा रहे हैं ईरान, वहाँ की जांच करने के लिए कि ईरान ढंग से यूटिलाइज कर रहा है अपने किसका, जैकॉब डील के अंदर ढंग से यूज़ कर रहा है अपने एटॉमिक पावर का, या उसे इनरिच कर रहा है, एटम बम बना रहा है। तो हम आईएए के बारे में पढ़ते हैं। एक एटॉमिक फॉर स्पेस ऑर्गेनाइजेशन है, 1957 में बनी थी अंडर यूएन फैमिली, विद इन द यूएन फैमिली में, और रिपोर्ट करती है यूएनजीए को और यूएनएसए को रिपोर्ट करती है। ठीक है ना, इसका हेडक्वार्टर वियना ऑस्ट्रेलिया में। फंक्शन क्या करती है ये वर्ल्ड वाइड, ये सेफ़ है ना, सेफ़ तरीके से आप यूज़ करो, सिक्योर तरीके से और पीसफुल तरीके से आप यूटिलाइज़ करो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का, ना कि आप उसे बम बनाओ। सेफ़, सिक्योर और पीसफुल तरीके से। वो कैसे कर सकते हैं कि आप इसको यूज़ करो, मतलब कि आप न्यूक्लियर एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी बनाने में, किसी यूज़ में लगाने में उसे एनरिच मत करो। और ये मना करती है कि मिलिट्री पर्पस के लिए और न्यूक्लियर वेपन के लिए बिल्कुल मना करती है, इस चीज़ के लिए बिल्कुल यूज़ मत करो। पीस के लिए बढ़ाती है कि आपको न्यूक्लियर का यूज़ करना है, यूरेनियम का यूज़ करना है, पीस के लिए यूज़ करो, ना कि आप उसे बम बनाओ मिलिट्री पर्पस के लिए। और इसमें 169 मेंबर है, 1 मेंबर 1 वोट है इसमें, कि एक कंट्री एक वोट है, तो 169 मेंबर है। ठीक है ना, ये कुछ प्रोग्राम भी चलाती है, जैसे पैक्ट चलाती है, प्रोग्राम ऑफ एक्शन ऑफ कैंसर थेरेपी, क्योंकि उसके लिए जो आप जो रेडिएशन आती है यूरेनियम से, न्यूक्लियर से रेडिएशन निकलते हैं, उससे कैंसर हो जाता है, तो उनको रोकने के लिए मतलब उनके लिए थेरेपी प्रोग्राम चलाती है। ह्यूमन हेल्थ प्रोग्राम चलाती है कि ह्यूमन की हेल्थ इफेक्ट की जो बेकार आ रहा है।
अब क्या करते हैं, हमें एनरिच करने के लिए ना यूरेनियम को या न्यूक्लियर को हमें पानी की ज़रूरत होती है, तो पानी भी गंदा होता है, तो ये क्या चलाती है, वाटर अवेलेबिलिटी इन्हेंसमेंट प्रोजेक्ट भी चलाती है, ठीक है ना। और न्यूक्लियर की इनोवेटिव मतलब तरीके से हम कुछ नई खोज करें कि बिजली कैसे बन सकती है, कैसे क्या कर सकते हैं, तो उसके लिए इंटरनेशनल प्रोजेक्ट ऑन इनोवेटिव न्यूक्लियर रिएक्टर एंड द फ्यूल साइकिल 2020 भी इन्होंने लॉन्च किया था। तो ये 4 तरीके के चलाते हैं। हम आते हैं अपनी नेक्स्ट पे, सॉरी, जो मैं आपको FTA के बारे में बताने वाला हूँ। थोड़ा सा आर्कियोलॉजिकल बता दिया, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना बता दूंगा। पहले FTA पढ़ते हैं, बहुत लंबा लेक्चर हो जाएगा आज का। FTA क्या है कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है, ये इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है, मतलब बहुत सारी कंट्री को मिला के इस्टेब्लिश कब हुई थी, इस्टेब्लिश क्यों की गई थी, कॉम्बैट करना था ऐसे मनी लॉन्ड्रिंग। जो मनी लॉन्ड्रिंग होती है ना, मनी लॉन्ड्रिंग मतलब होता है आपने इस पर्पस के लिए पाकिस्तान को पैसा दिया पर उसने टेररिज्म पे यूज़ कर लिया, तो उसे बोलते हैं मनी लॉन्ड्रिंग। किसी पर्पस को बता के किसी और पर्पस पे यूज़ करना, उसे बोलते हैं मनी लॉन्ड्रिंग, ठीक है ना। और टेररिज्म फाइनेंसिंग और मनी लॉन्ड्रिंग ये भी होता है, मतलब कि ये तो, और टेररिज्म को फाइनेंसिंग करना, इन चीज़ों को देखती है, ठीक है ना। इस्टेब्लिश की गई थी 1989 में, की गई थी G7 समिट और पेरिस में हुई थी, उसके अंडर इस्टेब्लिश की गई थी। तो G7 ने इस्टेब्लिश किया था, और अब इसमें कितनी कंट्रियाँ, अब इसमें 36 कंट्रियाँ हैं, इंडिया भी इसका मेंबर है, ठीक है ना। तो ओनली फॉर मनी लॉन्ड्रिंग, जब भी इस्टेब्लिश की गई थी ना, मनी लॉन्ड्रिंग के लिए की गई थी, पर 2001 में इसमें टेररिज्म फाइनेंसिंग भी ऐड कर दिया गया था, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट इसको, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, इसका पेरिस में है। तो हमें 4 चीज़ याद रखनी है। इसी से रिलेटेड इसमें क्या करती है, ग्रे लिस्ट और ब्लैक लिस्ट होती है। ब्लैक लिस्ट में कितनी कंट्री है आपको कमेंट में बताना है, मयंक कमेंट में, ये पता है, मुझे पता है कितनी कंट्री हैं, पर आपको कमेंट में बताना है, यहाँ पे नहीं बताना, ग्रुप में कमेंट में बताना है, ठीक है। ग्रे लिस्ट में बहुत सारी कंट्री हैं, तो उसको याद नहीं रखेंगे, नियर अबाउट 12 13 14 कंट्री है, मतलब बहुत से भी ज़्यादा है, शायद 20 21 है, तो याद नहीं रखेंगे। पर ब्लैक लिस्ट याद रखेंगे, क्योंकि इसमें 2 3 कंट्री हैं बस। दूसरी आती है एशिया पैसिफिक जॉइंट ग्रुप, क्योंकि ये भी इस चीज़ से रिलेटेड है, ये भी मनी लॉन्ड्रिंग को चेक करता है। ये भी एक इंटर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, इसका एम क्या होता है, इम्प्लीमेंटिंग करना इंटरनेशनल स्टैंडर्ड अगेंस्ट मनी लॉन्ड्रिंग, ये स्टैंडर्ड बनाना कि किस तरह से मनी लॉन्ड्रिंग करती है। ये 1997 में बनाई गई थी, इसका हेडक्वार्टर सिडनी में है ऑस्ट्रेलिया की, और 41 मेंबर है इसमें, और ऑस्ट्रेलिया से परमानेंट को चेयर है इसका APG को, ये ऑस्ट्रेलिया परमानेंट को चेयर करता है, और इंडिया भी इसका मेंबर है, जो 1998 में बना था, और इसके को चेयर मेंबर रहते हैं, जैसे मैंने बताया ना, आपके UNGC है, सिक्योरिटी काउंसिल है, 5 तो परमानेंट रहते हैं उसके, फिर वो 10 उसके नॉन परमानेंट टेम्परेरी होते हैं, वो करते रहते हैं। तो इसमें क्या है, एक परमानेंट है जैसे ऑस्ट्रेलिया, और 2 इसके 2 साल के लिए वो रोटेट होते रहते हैं, एक उसका 2 साल के लिए रोटेट होता रहता है। तो आपको याद रखना ये क्या काम करती है, सजेस्ट करती है FTA को कि किसको ब्लैक लिस्ट में डालना है, क्योंकि गाइडलाइंस यही इंप्लीमेंट करती है, स्टैंडर्ड यही बताती है, ये सजेस्ट कर देती है कि आप इसको ब्लैक लिस्ट में कर दो, इसे उस लिस्ट में कर दो। तो एशिया पैसिफिक ग्रुप भी आपको याद रखना, उसका पेरिस में था, इसका ऑस्ट्रेलिया में है, हेडक्वार्टर सिडनी में, ठीक है ना। ऑस्ट्रेलिया पैसिफिक ग्रुप है, तो एशिया पैसिफिक ग्रुप, सॉरी, तो एशिया इधर है, पैसिफिक इधर है, बीच में कौन फंस गया बेचारा, ऑस्ट्रेलिया, तो ऑस्ट्रेलिया में हेडक्वार्टर बना दिया हमने, उसे परमानेंट चेयर कर दिया। ये आपकी न्यूज़ पूरी होगी। फिर आता है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, 2016 में लॉन्च की थी। गरीब कल्याण है, मतलब गरीब का कल्याण कैसे करना है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से करना है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से। ये कब एंड होने वाली, 2020 में, पर इसे बढ़ा दिया गया था 1 जून तक, अब इसे और बढ़ा दिया गया क्योंकि पेंडेमिक आ गया था। इसमें क्या हुई थी, मनी डिपॉजिट की गई थी, कहाँ से पैसा आया था, जो आपका टैक्स इवेजन कर रहे थे ना, ब्लैक मनी चोरी कर रहे थे, उनसे पैसा लिया गया था कि आप पैसा दो, अगर आपके पास मौका है इस स्कीम के अंदर, आप अपने पैसे को बता दो सरकार से, तो आपको 50% फाइन लगा के, 100 रुपये आपने बता दिए, अगर ब्लैक मनी है, एग्जाम्पल बता रहा हूँ, तो 50 रुपये सरकार रख लेगी, 50 रुपये आपको दे देगी। उस जो आपको 50 रुपये देगी सरकार, उसमें से ही 25%, जो 25 रुपये हैं, आपको 4 साल के लिए यूज़ करना होगा। देखो, एन एडिशनल 25% ऑफ अनडिस्क्लोज इनकम इज इन्वेस्ट इन द स्कीम, जो 25% पैसा आपको 4 साल के लिए यूज़ करना होगा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना में। अब इस स्कीम में क्या दिया जाता था, इसमें 5 रुपये का वो वीट दिया जाएगा, 1 kg पल्सेस दी जाएगी, वो जो भी दिया जा रहा था पेंडेमिक टाइम में, तो वो उसमें फ्री दिया जाएगा। तो इस स्कीम कहाँ से पैसा लेके आ रही है, वो अनडिक्लेयर स्कीम में ब्लैक मनी जो है वहाँ से पैसा आ रहा है इसके पास। ये सारी थी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण, किसकी थी, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंसिंग की थी, याद रखना। ये आपका पूरा हो चुका है आज का। तो मैं पहले रिकॉर्डिंग रोक दूंगा,